ठीक है, तो आज का सोशियोलॉजी में जो टॉपिक है वो हमारा संस्कृतिकरण है, आधुनिकीकरण है और पश्चिमीकरण। ये तीन टॉपिक हमारे आज रहने वाले हैं। ठीक है, तो संस्कृतिकरण, इसको इंग्लिश में संस्कृताइजेशन कहते हैं, संस्कृताइजेशन। फिर दूसरी अवधारणा है हमारी पश्चिमीकरण की, और तीसरी अवधारणा है आधुनिकीकरण की, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, तो इन दोनों अवधारणाओं से हमारे प्रमुख विचारक एम.एन. श्रीनिवास जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम एक एक करके तैयार करते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे, अर्थ क्या है संस्कृताइजेशन का। किसने दिया है तो आपको पता लग गया, मैसूर नरसिम्हाचारी श्रीनिवास, उनका पूरा नाम है मैसूर नरसिम्हाचारी श्रीनिवास, ये उनका नाम है। ठीक है, जिन्होंने ये अवधारणा दी हुई है संस्कृतिकरण की। कहाँ दी हुई है थोड़ा ये भी देख लें, अर्थ को बाद में देख लें, थोड़ा देखेंगे कहाँ दी है उन्होंने ये अवधारणा। कहाँ का मतलब उनके अध्ययन कहाँ के हैं। अध्ययन का मतलब ऐसे विचारक जो किसी भी बात को, सिद्धांत को स्थापित जब करते हैं तो कहीं की रिसर्च करके आते हैं, ऐसे नहीं किसी बात को ऐसे ही बोल दिया। ठीक है, तो अध्ययन किया उन्होंने यहाँ पर रामपुरा गांव का, रामपुरा गांव। ठीक है, कहाँ पर है ये, बिल्कुल ठीक, कुर्ग, मैसूर, कर्नाटक, वहां की अवधारणा है। क्या दिखाना चाहते हैं, उद्देश्य जरूर लिखेंगे, जो हमारी सामान्यतः नहीं लिखा होता। उद्देश्य उनका है यहाँ पर भारत में सामाजिक गतिशीलता या परिवर्तन को दिखाना। भारत में सामाजिक गतिशीलता, खासकर सामाजिक परिवर्तन और जाति के संदर्भ में जो परिवर्तन है, ये अवधारणा उसको दिखाती है। तो तीन शब्द दे सकता है, मूलतः देगा जाति में परिवर्तन क्या संभव है, तो एम.एन. श्रीनिवास ने इस अवधारणा के द्वारा ये संभव होना बताया। अब देखते हैं कितना सही है। ठीक, अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो सामाजिक गतिशीलता दे देगा, जाति नहीं देखेगा तो क्या देखेगा, सामाजिक गतिशीलता। और बहुत मोटी बात करें तो भारत में सामाजिक परिवर्तन से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तीन उद्देश्य हमें दिखाई देते हैं। मूलतः वही है, सामाजिक गतिशीलता का हमें उदाहरण देना है यहाँ पर, या उसके लिए हमें इसको समझना जरूरी है। तो अभी तक हमने तीन हेडिंग पकड़े हैं। पहला कि कौन इसका अध्ययन करता है, जन्मदाता है। फिर हमने अध्ययन कहाँ के हैं, ये पकड़े हैं। फिर हम उद्देश्यों को हमने देखा है, और अब देखते हैं मूल अवधारणा कि इसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इस चीज़ का, क्या कहना चाहते हैं श्रीनिवास। ठीक है, तो आप सीधा लिख लेंगे संस्कृतिकरण निम्न जातियों, कौन सी जाति, निम्न जाति या और वह दोनों जनजाति द्वारा जब उच्च जातियों के ब्रैकेट में अपने क्षेत्र की प्रथाओं, परंपराओं, विशेषताओं इत्यादि को इस उद्देश्य से अपनाया जाता है, इस उद्देश्य से अपनाया जाता है कि
कि 2 से 3 पीढ़ियों के बाद 2 से 3 पीढ़ियों के बाद ये जातियां और जनजातियां उच्च जाति की परिस्थिति की मांग करती हैं या उसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। मांग करती हैं या उसे प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। ठीक है। इत्यादि में जो लिखा है वहाँ कर्मकांड हो सकता है, विचारधारा हो सकती है, धर्म हो सकता है, उपधर्म हो सकता है, कोई और स्थानीय विशेषता हो सकती है, उन सबको अपनाने का प्रयास किया जाता है। और क्या दावा है कि हम भी आप जैसी विशेषताएं धारण करते हैं, इसलिए क्या करें, हमें भी आप जैसी उच्च परिस्थिति, हायर स्टेटस दे दीजिए। ये सब प्रयास किस चीज़ का है कि हम निम्न जाति हैं या हम जनजाति हैं जिनका भारतीय जाति व्यवस्था में स्थान कैसा है, निम्न है, वे उच्चता का दावा करती हैं। तो करती क्या, उसके लिए कर्म क्या करने हैं जो आपने लिखे हैं कि उच्च जातियों की विशेषताओं का, कर्मकांडों का इत्यादि का अनुसरण, कॉपी करना और फिर दावा करना। जैसे सामान्यतः ये कोई जरूरी नहीं है, केवल उदाहरण स्वरूप है कि माना जाता है कि निम्न जातियां उतनी हाइजीनिक नहीं होती क्योंकि सफाई संबंधी कार्य है, तो हाइजीन को फॉलो कर लेते हैं। हाइजीन का मतलब डेली नहाने से भी है, साफ सफाई रखने से है। फिर माना जाता था, अब तो नहीं है, कि निम्न जातियां मांस मदिरा का अधिक सेवन करती हैं, ब्राह्मण या उच्च जाति नहीं करती हैं, तो वो मांस मदिरा छोड़ देते हैं। ठीक है। और भी उनका अगर कर्म इस तरीके का है तो वो कर्म जो अपवित्रता का है, जो उन्हें डिग्रेड करता है, उसे वो छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि अपने परंपरागत कार्य भी छोड़ देते हैं। साफ सफाई का अगर वो कार्य कर रही हैं तो साफ सफाई हो सकता है कि वो बढ़ई हो, नाई हो, और उससे भी बिलो जा सकते हैं परंपरागत में। उनको छोड़कर वो फिर नए काम अपनाने लगते हैं इस उम्मीद में कि 2 से 3 पीढ़ियों के बाद उनको ये स्थिति जैसी ब्राह्मणों की है, जैसी उच्च जाति की है उसकी, वहाँ की मिलने लगे। इस उम्मीद में वो परिवर्तन का दावा करते हैं। ठीक है। इससे क्या दिख रहा है कि जाति व्यवस्था में कोई जाति चाहे तो निम्न से उच्च जा सकती है। अब अंततः में हम बाद में देखेंगे कि कितना जा पाती है। अभी एम एस श्रीनिवास ये मान रहे हैं कि जा सकती है। ठीक है। ये जो निम्न जाति है वो किसका प्रतिमान अनुसरण कर रही है? उच्च जाति। तो उच्च जाति कौन है? सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उच्च जाति माने गए हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जब अवधारणा एम एस श्रीनिवास ने अपनी किताब सोशल चेंज में दी वाली, तो आप चाहें तो किताब का नाम भी लिख लीजिए। एम एस श्रीनिवास ने ये अवधारणा अपनी किताब सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में दी है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में उन्होंने अवधारणा का प्रयोग किया हुआ है। तो जब किताब या अध्ययन आरंभ किए तो उन्होंने इसका नाम दिया ब्राह्मणीकरण। यानी उनको उच्च जाति कौन सी मिली केवल शुरुआत में? ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणाइजेशन कहते हैं इसको। लेकिन जब बाद में और अध्ययन किए तो उन्होंने पाया कि भारत में एक जैसा पैटर्न है नहीं, कुर्ग में भी जैसा पैटर्न नहीं मिला बाद में उनको। तो बाद में उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? तो प्रश्न क्या बनता है कि एम एस श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण को प्रारंभ में क्या माना है? ब्राह्मण। यानी उनके लिए उच्च जाति बराबर क्या हो गई? केवल ब्राह्मण होगा। लेकिन बाद के अध्ययनों में ऐसा नहीं देखने को मिला। ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियां भी उनको उच्च होती हुई, उच्च प्रसिद्धि की दिखाई दी। ठीक है। इसलिए उन्होंने बाद में ये शब्द भी बदल दिया। उच्च जाति की जगह क्या कहने लगे प्रभु बाद में? प्रभु जाति शब्द का प्रयोग करने लगे। लेकिन अभी हम प्रभु जाति को कोड नहीं कर रहे हैं, आप उच्च जाति ही मान के चलें। प्रभु जाति की अवधारणा बाद में इसी टॉपिक के बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है। यहाँ तक चलो, वेरी गुड। तो ये हुई अर्थ के संदर्भ में एम एस श्रीनिवास का जो परिभाषा है वो आपने देख ली, ऐसी प्रक्रिया मानी गई। नोट करने वाली चीजें क्या है? एक तो निम्न जातियां या जनजातियां, दोनों में संभव। ठीक है। दूसरा, उच्च जातियों का प्रतिमान फॉलो करना है।
उच्च जाति का पहला आश्रय ब्राह्मण से, बाद में फिर अन्य जातियों से। जो मुख्य चीज है वो है 2 से 3 पीढ़ियों के बाद। समान पीढ़ी में, वर्तमान पीढ़ी में आप दावा करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसा उनको लगता है। 2 से 3 पीढ़ियां लग जाती हैं ये दावा करने में, ठीक है। अंततः मिलता है कि नहीं, वो हमने कहा निष्कर्ष में हम बाद में देखते हैं कितना मिलता है, नहीं मिलता तो भी देख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक चलो, तो ये अवधारणा यहाँ कंप्लीट हुई। अब एमएन ने जब स्थिति को और आगे बढ़ाया तो पाया कि ऐसा कितना हो पाता है। विद्वानों ने आलोचना भी की, तो उन्होंने अपनी उस अवधारणा में परिवर्तन भी किया, ठीक है। इससे पहले अब जो अर्थ निकाले हैं उसको क्रमशः उसकी विशेषताओं के रूप में आप समझ सकते हैं, पूछा जाता है। तो प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृतिकरण से संबंधित है या नहीं। इस अध्ययन से ही वो निष्कर्ष निकले हैं, या विशेषताएं करके भी आप उन्हें नोट कर सकते हैं। जैसे यह निम्न जातियों और या जनजातियों की जीवन शैली में परिवर्तन को दिखाता है। यह निम्न जातियों और जनजातियों की जीवन शैली में परिवर्तन को दिखाता है। अर्थात यह प्रक्रिया निम्न हिंदू जातियों के साथ साथ जनजातियों और अर्ध जनजाति समूहों में भी पाई जाती है या पाई गई है। जनजातियों के संदर्भ में अभी तक उदाहरण नहीं पूछा गया है, तो आपके पास ये मौका है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जनजाति ऐसी कौन सी है जिसके संदर्भ में देखने को मिला है। तो जो मुख्य धारा से जुड़ी हुई जनजातियां हैं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति मैंने आपको लिखा है, कौन सी है, गोंड है। संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में, दक्षिण मध्य प्रदेश पूरा पटा पड़ा है, सतपुड़ा, और उसके बाद की पूरी स्थिति किसकी है, गोंड की है। तो वहाँ भारत का अन्य राज्य भी मिलते हैं, महाराष्ट्र भी लगता है सीमा पर, छत्तीसगढ़ भी लग रहा है, इधर राजस्थान और गुजरात भी लग जाते हैं, तो इसलिए आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा तेलंगाना का लग रहा है, तो उस एरिया में पूरे गोंड पाए जाते हैं। तो शायद यही कारण है कि इतिहास में गोंडवाना क्षेत्र भी जबलपुर वाले क्षेत्र को कहा भी गया, नर्मदा के पास के इलाके, ठीक है। तो गोंडवाना वही है जहाँ की रानी दुर्गावती के बारे में हम अकबर से संबंध देखते हुए उसका, है ना। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गोंड। और सेकंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील है। गोंड से गोंडवाना भी बना है, तो इससे दिखाता है कि भारत का प्राचीनतम क्षेत्र है। भारतीय भूगोल में पूछता है ना कि भारत के भौतिक प्रदेशों को अगर 4 या 5 भागों में बांटे हैं, कुछ किताबों में 6 भी बटा है, तो उसमें सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है, तो जवाब देते हैं गोंडवाना भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है। तो इससे पता लगा कि गोंड भारत में सबसे प्राचीन लोग रहने वाले आ गए हमारे पास। टैली कर रहे हैं चीजें एक साथ, कई सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। क्या है, भील, गोंड, उराव जनजाति भी पाई गई है कि वो मुख्य धारा से जुड़ी है और जातियों की विशेषताओं का अनुकरण कर रही है, क्योंकि देखने को मिला कि इन लोगों ने, इनमें से कई जनजातियों ने क्षत्रियों के प्रतिमानों को अपनाया। क्या अपनाया है, क्षत्रिय प्रतिमानों को अपनाया, जबकि शुरुआत में एमएल श्रीनिवास को क्या देखा, ब्राह्मण प्रतिमानों का अनुसरण हो रहा है या क्षत्रियों के ज़्यादातर देखे गए। दूसरा, भील गोंड में तो जैसे हिंदुओं में जातियों का विभाजन है, राजगौंड है, राजगौंड मतलब क्षत्रिय वाली विशेषता जो है, तो वहाँ गोंडवा का विभाजन भी ऐसे ही उपजातियों में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है कि जाति के फीचर्स वो अपना रहे हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि भील का सबसे अच्छा उदाहरण मुख्य धारा से क्या है कि केवट का राम से, ऐसा कई जगह देखने को मिलता है कि संबंध आज का नहीं है, ये तो राम के समय का संबंध है। जब राम जब वनवास जाते हैं तो कई आदिवासी समूह सवरी से मिलते हैं, बस्तर में मिलते हैं सवरी से, है ना। तो ये चीज़ हमें वहाँ देखने को मिलती है।
ठीक है। तो दूसरी विशेषता क्या लिखनी है आपने कि ये जाति, जनजाति और अर्ध जनजाति समूहों में भी देखने को मिलता है। ठीक है। 30 अगली विशेषता, इसके अनेक प्रारूप या प्रतिमान देखने को मिलते हैं। जो चर्चा हमने अभी की, इसके अनेक प्रतिमान, प्रारूप या आदर्श देखने को मिलते हैं, अर्थात ब्राह्मण मिल सकता है, कहीं कहीं क्षत्रिय मिल सकता है। प्रतिमान का तो समझ गया ना, किसको कॉपी करना है वो चीज। ठीक है। और ऑप्शन में एक शब्द और होगा, प्रभावी जाति। आइए, प्रभावी जाति या प्रभु जाति। प्रभावी जाति या प्रभु जाति की अवधारणा। तो एम.एन. श्रीनिवास और बाद के विचारक क्या कहेंगे इसमें, प्रभु जाति को जोड़ देंगे, यानी कई प्रतिमान। ठीक है। चलिए अगली विशेषता, यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर लोग ध्यान नहीं देते। यानी किसी भी क्षेत्र में, जैसे मैंने कहा, स्थानीय का मतलब क्या है कि एक या दो लोग अगर ऐसा करते हैं तो संस्कृतिकरण नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं, आपके अपने लोग ही नहीं मानेंगे। तो सामूहिक प्रक्रिया यानी पूरी की पूरी जनजातीय समूह, जाति समूह या उपजातीय समूह क्या करेगा, एक साथ अपनाएगा इसे। एक दो के अपनाने से बात नहीं चलती इसमें। तो यह एक सामूहिक प्रक्रिया है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामूहिक प्रक्रिया कहलाती है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार अगली विशेषता लिखेंगे, यह भारत में एक सार्वभौमिक विशेषता रही है। ठीक है। और इस संदर्भ में उदाहरण भी मिलता है, हमारे बड़े इतिहासकार हैं के.एम. पणिक्कर। ठीक है। तो पणिक्कर महोदय ने भी माना है कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक कई जातियों ने अपने स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया है। और हम जानते हैं शक, कुषाण, हुण, ये भारतीय तो थे नहीं, कहीं से भी भारत में आए तो जीत गए, राजा बन गए, तो क्षत्रिय वर्ग में शामिल हो गए। ठीक है। तो इसलिए माना जाता है कि क्या है, ये एक भारत के लिए कम से कम सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब क्या है, भारत के हर क्षेत्र में दिखाई देती है और भारत के प्रत्येक समय में दिखाई देती है। एम.एन. श्रीनिवास इस बात को मानते हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छी चीज है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ये एम.एन. ने नहीं कहा बल्कि योगेंद्र सिंह ने कहा। योगेंद्र सिंह के अनुसार यह है, बहुत अच्छा पॉइंट है, किताबों में, सामान्य किताबों में कम मिलता है, तो लिख लें। योगेंद्र सिंह के अनुसार यह विचार ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। विचार ग्रहण करने वाली प्रक्रिया है। आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस कहते हैं। ये पूछा गया है, योगेंद्र सिंह ने क्या कहा है, या उल्टा कि किसने संस्कृतिकरण को आइडियोलॉजी बोरोइंग प्रोसेस, उधार लेने की प्रक्रिया कहा है। तो उधार कौन ले रहा है, निम्न जातियां, जनजातियां। किसका उधार ले रही हैं, उच्च जाति से उधार ले रही है। ठीक है। बहुत अच्छी विशेषता है, बहुत कम किताबों में मिलेगा आपको। तो लिखिए, यह हिंदू बृहद परंपरा की, पहले लाइन लिखिए फिर समझाते हैं आपको। यह हिंदू बृहद परंपरा को ग्रांड ट्रेडिशन कहते हैं। सोपान क्रम विश्व दृष्टि, तो जो लोग इंग्लिश में लिखना चाह रहे हैं इंग्लिश में लिख लें। हायरार्किकल वर्ल्ड व्यू ऑफ हिंदू ग्रेट ट्रेडिशन। पहले तो लिखें आप क्या है, अब समझें होती क्या है। हमें अलग से चर्चा करनी है। वैसे पिछली क्लास में कई आपने शायद न्यू डिमांड के बारे में मुझसे पूछा था कि न्यू डिमांड को समझा है ना, तो बात करते हैं उस पर। तो अभी तो क्या इन शॉर्ट समझेंगे, बाद में जब डिमांड की बात करेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। क्या होती है हिंदू बृहद परंपरा की विश्व सोपान दृष्टि।
ठीक है। तो एक तो ये समझ लीजिए कि जो सोपान क्रम है वो हिंदुओं में पाया जाता है, ऐसा ल्यू ड्यूमांट मानते हैं। सामाजिक रूप से सोपान कहाँ पाया जाता है? हिंदू जातियों, हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता है। तो आप कहेंगे सोपान क्रम कहीं और नहीं पाया जाता? नहीं, ल्यू ड्यूमांट कहते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था है वो स्तरीकरण नहीं है, बल्कि क्या है? सोपान क्रम है। ल्यू ड्यूमांट से प्रभावित है ये आपका जो विशेषता आप लिख रहे हैं। किसने कहा? प्रश्न बनता भी है कि किसने माना कि भारतीय जाति व्यवस्था स्तरीकरण नहीं है, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, बल्कि सोपान क्रम है, हायरार्की है, इंग्लिश में कहते हैं हायरार्की। तो इंडियन कास्ट सिस्टम इज नॉट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट्स लुक लाइक अ हायरार्की। भारतीय जाति व्यवस्था, ये प्रश्न यूपीएससी मेंस के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप इस पर पकड़ बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत कम लोग हैं जो इसका जवाब लिख पाएंगे पूरे दृष्टिकोण से। म्यूट कर दीजिए सब लोग अपना, चूंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा, ठीक है। तो हमने लिखा कि ल्यू ड्यूमांट ने क्या माना कि ये स्तरीकरण नहीं है, बल्कि क्या है? सोपान क्रम है। और सोपान क्रम और स्तरीकरण में क्या फर्क है? तो सोपान क्रम कहते हैं कि औपचारिक व्यवस्थाओं में पाया जाता है, ऑफिस में पाया जाता है, जहाँ के नियम जानबूझ के बने। यानी सोपान क्रम सामाजिक व्यवस्था नहीं होती सैद्धांतिक तौर पर। जाति व्यवस्था में तो लागू है, तो जाति है सामाजिक व्यवस्था, लेकिन कैसे दिखाई देती है उनको? सोपान क्रम में दिखाई देती है, ठीक है। और सोपान क्रम का सीधा अर्थ होता है ऐसी स्तर की व्यवस्था या ऐसे क्रम की व्यवस्था जिसके ऊपर कोई एक है और इसके नीचे कोई एक है। समझ में आ रही है? तो एसडीएम के ऊपर कौन है? डीएम, और एसडीएम के नीचे कौन है? तहसीलदार। यानी हर स्तर के ऊपर एक स्तर होता है और हर स्तर के नीचे एक स्तर होता है। तो जब इस दृष्टिकोण से हम किसी व्यवस्था को देखते हैं तो क्या कहलाता है वो? सोपान क्रम। ये ड्यूमांट का मानना है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, समझना कि सोपान क्रम अगर औपचारिक व्यवस्था है, ऑफिशियल सिस्टम है, किसी संगठन में पाया जाता है, तो वहां तो ऊपर से नीचे जा सकते हैं। ड्यूमांट कहता है कि भले ही सोपान क्रम है, लेकिन यहाँ आप अपने क्रम को ऊपर से नीचे नहीं कर सकते, ना नीचे से ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये स्थिर सोपान क्रम है। रूढ़ का मतलब कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी सोपान क्रम की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था, भारतीय समाज इक्वल टू जाति व्यवस्था ल्यू ड्यूमांट के लिए। सही या गलत के चक्कर में नहीं रहना है, निष्कर्ष अभी नहीं निकला है। जो कोई क्या विद्वान कह रहा है आपको उस पर ध्यान देना है। मूल्यांकन में हम सारी सब कुछ समझ करेंगे कि किसकी बात ज़्यादा सही है, किसकी कम सही है। अंततः बात समझ में आ रही है? उन्होंने कहा, और आप भी समझ लीजिए, एक तरफ लिखिए कि स्तरीय सोपान क्रम क्या है। तो किसी भी संगठन में पाया जाने वाला एक निश्चित हायरार्की है। जैसे मैंने भी आपको बता दिया, डीएम है, एसडीएम है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, उसके बाद फिर कानून गो है, पटवारी है, इस तरह से क्रम चलता है। डीएम से ऊपर भी कोई क्या है? मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव है, उसके बाद फिर वो मुख्य सचिव है। तो और भी हायरार्की बीच में रहेंगी, लेकिन ये मुख्य हायरार्की ये रहती है प्रशासन में। ऐसे ही मंत्री व्यवस्था में, कैबिनेट सिस्टम में भी रहता है, हर जगह रहता है। आपके टीचर्स में रहता है, कोई प्राइमरी का है उसको ज़्यादा बेल्टी कहते होंगे, है ना। कोई फिर जीआईसी में पढ़ाएगा, कोई फिर कॉलेज में, फिर डिग्री कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, फिर इस तरह से एक क्रम बनता है ना। तो इसका तो औपचारिक वो जानबूझ के बनाया गया, और इसमें जो क्रम मिलेगा वो आपको योग्यता से मिलेगा। सोपान क्रम में क्रम स्थान कैसे मिलता है? योग्यता से ही मिलेगा। और योग्यता है तो आप और ऊपर जाएंगे, योग्यता खत्म हो गई तो सस्पेंड करके क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। ये तो अपने आप में सोपान क्रम की आदर्श स्थिति है। लेकिन क्या इस जाति व्यवस्था में संभव है? नहीं।
सोपान क्रम होने के बावजूद ये जाति व्यवस्था में संभव नहीं। तो भले ही वो सोपान क्रम कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या समझना है, और वो भी मानते हैं कि ये आदर्श सोपान क्रम नहीं है, बस सोपान क्रम। इसलिए क्वेश्चन बनता है, किसने जाति को सोपान क्रम माना है और ये किताब लिखी है? होमो हायरार्किक्स। होमो हायरार्किक्स, हायरार्की से बना, हायरार्किकस, CICUS, हायरार्की से बना है, हायरार्किकस। मानव अधिक्रम, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मानव अधिक्रम कहा जाता है। अब डिमांड से पूछेंगे इसका आधार क्या है, किसको कौन सा क्रम मिलेगा, इसका आधार क्या है? भाई कोई लोग आधार होगा ना भाई। अगर आप PCS क्वालिफाई करके आ रहे हैं पर, तो SDM बनेंगे। लोअर PCS क्वालिफाई करके आ रहे हैं किन्हीं राज्यों में, तो आप तहसीलदार, नायब तहसीलदार बनेंगे। प्रमोट हो जाएंगे तो तहसीलदार। IAS क्वालिफाई करके आएंगे और PCS में प्रमोट हो जाएंगे तो IAS। कोई ना कोई योग्यता है आपके पीछे, इसका मतलब। इसलिए हमने कहा था कि सोपान क्रम किस पर चलता है? योग्यता से चलता है। तो जाति व्यवस्था अगर सोपान क्रम है तो उसका आधार क्रम क्या है? ठीक, उन्होंने कहा आधार है एक विचार, और विचार का नाम है पवित्रता और प्रदूषण का विचार। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? जाति को किसने पवित्रता और प्रदूषण के विचार से समझाया या के आधार पर समझाया? पवित्रता और प्रदूषण, याद रखना, प्रदूषण शब्द बदल मत देना, अपवित्र नहीं है ये, क्योंकि कई लोगों ने पवित्र और अपवित्र का विचार दिया है, जो कि ये नहीं है। दुर्खिम जैसे लोगों ने पवित्र और साधारण का विचार दिया है, वो अलग है। इसलिए कॉलम ऊपर बॉक्स में बना के लिख लेना कि 3 मिलते जुलते विचार हैं लेकिन एक जैसे नहीं है। डिमांड का विचार कौन सा हुआ? पवित्रता और प्रदूषण का। दुर्खिम का कौन सा हुआ? पवित्रता और साधारण का विचार। और बेकर का विचार है पवित्र और अपवित्र का विचार। जल्दबाजी में गड़बड़ ना करें, एग्जाम में जानबूझ गलती करने के लिए मोटिवेट करेगा आपको इसमें। तो अब डिमांड पे आते हैं कि प्रदूषण और पवित्रता का अर्थ क्या है। ठीक है, तो कहता है कि भारत की जाति व्यवस्था हिंदुओं के मनो मस्तिष्क में बैठी हुई घटना है। ये क्वेश्चन हजारों बार पूछा जा चुका है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी और आपके UPSC के मेंस में भी, कि सिद्ध करिए कि जाति व्यवस्था हिंदुओं के मनो मस्तिष्क में बैठी घटना है। सोशियो साइको फिनोमिना है ये, सोशियो साइको फिनोमिना है। दिमाग में कौन बैठता है? विचार ना, या कुछ और बैठता है दिमाग में? विचार बैठता है। और अगर एक बार दिमाग में कोई विचार बैठ जाए तो फिर आप दुनिया को किस नजर से देखेंगे? हमेशा दुनिया की हर चीज को किस नजर से देखेंगे? फिर आप उसी नजर से देखेंगे। तो कहता है कि बच्चा पैदा होते ही उसके दिमाग में बीजारोपण डाल दिया जाता है विचार रूपी, कि तुम्हारा जाति ये है और तुम्हारा क्रम ये है, क्योंकि तुम ये काम करते हो जो या तो पवित्र है या फिर वो प्रदूषित है। तो पवित्र कैसा है? बोला स्थायी पवित्र है, अस्थायी पवित्र है। प्रदूषित है स्थायी और अस्थायी पवित्र। कैसे? आप समझें बात, ठीक, अच्छे से। उसने कहा कि पूरा जाति, पूरी भारतीय समाज, जाति नहीं पूरा भारतीय समाज किससे चलता है? पवित्रता और प्रदूषण के विचार से चलता है। ठीक है, पूरा का मतलब संपूर्ण। अब संपूर्ण का अर्थ क्या है? दिशा भी, डायरेक्शंस भी। कौन सी पवित्र मानते हैं? मकान लेना हो तो कौन सा फेस से मकान लेंगे आप? ईस्ट। ईस्ट फेस। दक्षिण में लेंगे? क्यों? है ना? आपको नहीं, आपने तो सोचा नहीं होगा कि दक्षिण में क्यों नहीं ले रहे हो, क्योंकि बाकी बार सुना तो हमने भी मान लिया, पंडित जी ने माना कहा तो हमने भी मान लिया, वास्तु के पास गए तो उसने बताया हमने मान लिया। पर क्यों? उसका रीजन होगा कोई ना कोई। क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे लिए रावण और लंका का प्रतीक है, इसलिए नहीं। जो माइथोलॉजी है, साइंस है उसके पीछे, साइंस भी है, लेकिन हम साइंस के दृष्टिकोण से, आप तो जो मैं बता रहा हूँ वो भी नहीं मानते होंगे ना, वो आपको पता ही नहीं होगा कि रावण
पीछे दक्षिण क्या है, राक्षसी प्रवृत्तियों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम वहाँ की तरफ नहीं रहते, तो हमें घर उस तरफ नहीं चाहिए। तो दिशाओं को भी कैसे बांट दिया हमने, पवित्रता के आधार पर। राक्षसी प्रवृत्तियाँ तो प्रदूषित हैं, हम उस तरफ भरी उस तरफ पैर करके भी नहीं सोएंगे, होता है ऐसा। इस साइंटिफिक रीजन अलग है, बाद में बात करेंगे। दिशाएं बढ़ गई। इवन हमारी सब्जियां बटी हुई, वेजिटेबल्स बटी हैं, कौन सी प्रदूषित है, प्याज, लहसुन, क्या है, प्रदूषित। जानवर बटे हैं प्रदूषित और पवित्र में। गाय क्या है, इतनी पवित्र कि हमने मां मान ली, ठीक है। बैल के बारे में हमने कुछ नहीं कहा, कहना चाहिए था कुछ नहीं कहा। सुअर, मुर्गी या उनका मीट क्या मान लिया हमने, अपवित्र, ठीक है। एक ही गाय देने वाली, दूध देने वाली गाय पवित्र है, और वही गाय दूध देने वाली भैंस हमारे बहुत पवित्र नहीं है, बहुत उसकी तुलना में कम पवित्र है। रीजन कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे। तो हमारे सब्जियां भी बटी हुई हैं, हमारे पशु भी बटे हुए हैं पवित्रता और प्रदूषण के विचार में। और जैसे मैंने कहा कि अचानक से नहीं बटे हैं, कितना प्रदूषित है और कितना पवित्र है इस आधार पर है। तो गाय सबसे ज़्यादा पवित्र है, तो टॉप पर है। भैंस उससे कम पवित्र है, काली है तो कम पवित्र है, तो सेकंड पोजीशन पर आ गई, ठीक है। बकरी वाइट है लेकिन छोटी है, तो फिर वो और पवित्र, मतलब कम पवित्रता कैटेगरी में आती चली जाती। ये होता है, कोई लॉजिक नहीं है, ये केवल एक विचार है, सही और गलत स्थान के अनुसार हो सकता है ना। ये स्थायी और परमानेंट को विचार तो है नहीं। इवन कपड़े, यानी कपड़े छोड़ो, धातु, मेटल भी कैसी है। पंडित जी अगर दक्षिणा में लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे, गोल्ड। क्यों है, क्यों अग्नि में तप के बनता है, कोई मिक्सिंग नहीं होती है ना। लेकिन बाकी धातुएं कैसी हैं, थोड़ी मिक्सिंग हो सकती है, इसलिए वो पसंद नहीं है या वो अपवित्र मान ली गई है, ठीक है। जबकि वहाँ पंडित जी ने ध्यान नहीं लगाया कि रावण की लंका भी तो सोने की थी, फिर सोना पवित्र हो जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पंडित दिमाग काम करता है, ठीक। क्या नहीं समझ में आ गया। हर चीज, कपड़ा तक, जो कपड़ा सिर्फ किससे बनता है, वॉर्म से बनता है, उसको मारकर उसको फिर उबाल के बनाया जाता है, थ्रेड निकाले जाते हैं उसमें से, वो अपवित्र है। ऊन जानवर से निकाली जाती तो क्या है, वो अपवित्र है। तो पवित्र क्या है फिर, कॉटन, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो। जमीन के नीचे पैदा होने वाली वस्तु हमारे यहाँ कैसी मानी गई, अपवित्र, सब्जियों में, है ना। और जमीन से ऊपर हो रही है तो ठीक ठाक मान लेते हैं। आधार कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैटेगराइजेशन है पवित्रता में और पवित्रता, प्रदूषण में। पवित्रता का नहीं बात चल रही, क्या बोला डिमांड में, प्रदूषण, ठीक है। अब ये तो सब चीज बढ़ गई, बढ़ती कैसे हैं, तो टेक्निकली दो भागों में बढ़नी चाहिए थी, या तो पवित्र होगी या प्रदूषित होगी। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हर चीज समान रूप से पवित्र नहीं है, हर चीज समान रूप से क्या नहीं है, प्रदूषित। तो पवित्रता की तो उन्होंने बात बताई नहीं, प्रदूषण की जरूर बताई। एक होती है अस्थायी प्रदूषण यानी टेम्पररी, और एक होता है स्थायी प्रदूषण, परमानेंट प्रदूषण, ठीक है। कोई लॉजिक नहीं इस बात का, बस आपको समझना है। टेम्पररी इम्प्योरिटी या पॉल्यूशन बोलेंगे हम इसे, प्रदूषण बोलेंगे। ऐसा प्रदूषण है जो कुछ समय के लिए आता है, सबके साथ आता है, लेकिन उसका कर्मकांड करके, पूजा करके क्या कर सकते हैं, उसे शुद्ध कर सकते हैं, मतलब जो शुद्ध हो जाए। तो बच्चे के जन्म की स्थिति मानी गई है ना, किसी की मृत्यु मानी गई है, मेंस्ट्रुएशन को माना गया है, ये सब क्या है, इम्प्योरिटी को काउंट करता है या प्रदूषण काउंट करता है, लेकिन ये दूर हो जाती है कर्मकांड से। अब आती है स्थायी, ये कर्मकांडों से दूर नहीं हो सकती, ये बनी रहेगी, क्लियर है। तो क्या है वो चीज जिसमें शारीरिक श्रम लगता हो, वो काम थोड़ा निम्न माना है भारतीय समाज में। आज भी मानते हैं कि अगर कोई मैनुअल लेबर कर रहा है तो अच्छा नहीं, चाहे कितनी तनख्वाह मिलती हो, लेकिन अच्छा नहीं मानते, है ना। बात समझ रहे ना मेरी।
तो इसलिए भारत में कभी भी नचैयों और गवैयों को क्या नहीं मिला, बहुत बड़ा स्थान समाज में नहीं मिलता सामान्य रूप से। कभी कभार मिलता रहा, लेकिन नाचने और गाने वालों को कभी अच्छी लोकेशन, बहुत अच्छी पोजीशन मिली, क्योंकि वो शारीरिक श्रम है। तो पैसा आज अलग बात है, उसका कॉमर्शलाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा तो एक अलग इशू है, लेकिन आज भी वो सम्मान नहीं है इस कार्य में। पैसा है सब है, लेकिन उतना सम्मान नहीं। ठीक, शारीरिक श्रम करने वाले कैसे हैं? या आप कौन सा काम करेंगे? दूसरा, सफाई से संबंधित, सैनिटेशन से जुड़ा हुआ। तो मरे हुए जानवर उठाना, भाई कोई ना कोई तो उठाएगा ही, मराए जानवर। ह्यूमन वेस्टेज को, यानी स्कैवेंजिंग का काम, मानव मल, स्कैवेंजिंग कहते हैं उसको, वो उठाना, उसको कैरी करना। बाल काटना, ठीक है। तो आप जानते हैं कि बाल काटना उतनी बड़ी प्रदूषण नहीं, इतना कि मरे हुए जानवर को उठाना है। और समझने इस बात का, जैसे मैंने गाय का अंतर था ना, गाय और भैंस, गाय क्यों पवित्र है और भैंस कम पवित्र है, ऐसे ही अपवित्रता की कैटेगरी भी है कि हर व्यक्ति समान रूप से पवित्र नहीं है, कुछ कम कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा पवित्र होगा, होता जाएगा। कौन सा काम? अपवित्रता की विशेषता देखते हैं। जो काम मस्तिष्क पर निर्भर करते हों, अध्ययन अध्यापन। जो काम ईश्वर से संबंधित हो, जैसे कि धर्म, कर्मकांड, वेदों का अध्ययन, वेदों का उच्चारण, वो क्या है? सब पवित्र जानना, ठीक है। तो जो जितने ज़्यादा पवित्रता का पालन करेगा, उतना ही उच्च होता चला जाएगा, और जिस तुलना में वो कम पवित्र हो, प्रदूषित होगा, वो सेकंड पोजीशन पर, और प्रदूषित थर्ड पोजीशन पर, इसी क्रम में एक सीक्वेंस बनता चला जाएगा। इससे पूरी हायरार्की तैयार हो जाती है। तो सभी निम्न जातियां निम्न होने के बावजूद भी कैसी हैं? अलग अलग स्टेटस पर है ना। तो आज भी आप देखेंगे तो हरिजन अपने आप को बाकियों से बेहतर मानते हैं, है? कोई भी जाति आपको आज तक ऐसी मिली जो कहती हो कि मैं सबसे निम्न हूँ, मुझसे नीचे निम्न कोई नहीं है, कोई भी नहीं मिले। हम जिनको जानते हैं सामान्यतः, सामाजिक रूप से, माने ना माने अलग बात है, लेकिन जानते हैं कि ये सबसे निम्नतम स्थिति में है। उनसे भी अगर आप संपर्क करेंगे, बात करेंगे, तो वो किसी बगल पड़ोस में दिखा दें, बोले ये भी हमसे निम्न है। इसका मतलब उसमें एक प्रदूषण की मात्रा का अंतर है। हाईली पॉल्यूटेड नीचे, हाईली सैक्रेड ऊपर चला जाए। बात समझ आ रही है? तो ध्यान रखना, प्रदूषण और किसका विचार हुआ? पवित्रता का विचार। लुईस डुमांट ने जाति व्यवस्था को समझाने के लिए, ठीक है। मेन मुद्दा कहाँ चल रहा था कि हिंदू के सार्वभौमिक विश्वदृष्टि है। सार्वभौमिक विश्वदृष्टि क्यों कहा? संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया था मैंने, तो जहाँ सार्वभौमिक होता संपूर्ण से हो गया कि भारत का आदमी अगर हिंदू है, ठीक, तो जाति से मुक्त तो वो हो ही नहीं सकता, और जो भी चीज़ आएगी उसमें जाति का चश्मा लगा के देखेगा, प्रदूषित और पवित्र। फिर कितनी प्रदूषित, कितनी पवित्र, ठीक है। और ये काम हम आज भी करते हैं, भले जाति का प्रभाव ना हो, लेकिन ये विचार जरूर है प्रदूषण का और पवित्रता का, है ना। तो हमारे घर की चप्पलें बाथरूम की अलग रहती हैं, किचन की अलग मिलेंगी, घर में घूमने वाली अलग, बाहर जाने वाली चप्पलें अलग। तो सब में झगड़ा भी होता है, और रात को जब सब सो जाते हैं वो झगड़ते होंगे, यार तेरी स्थिति अच्छी है तो इतना सम्मान मिलता है, तुम पूजा में जा सकती हो, तुम किचन में जा सकती हो। हमने चप्पलों को भी नहीं छोड़ा पवित्रता और प्रदूषण के विचार से। बात समझ रहे हैं? तो फिर क्या डिमांड गलत कहता है कि जाति व्यवस्था भारतीयों के मनोमस्तिष्क में बैठी। ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमने इस विचार से नहीं अपनाई? अपनाते हैं तो पवित्रता के विचार से, छोड़ते हैं तो हर चीज़ के साथ हमेशा करते हैं। हमने दिन भी बांट रखे इसी हिसाब से कि गुरुवार को सर नहीं धोएगा, बाल नहीं काटेंगे, सबका अपना अपना है। कोई गुरुवार मानता तो कोई मंगल मानता तो कोई शनि मानता, जिसको जो मान नहीं मानता।
तो ये दिखाता है कि हिंदू सार्वभौमिक विश्व दृष्टि का मतलब समझ में आया कि हिंदू जाति व्यवस्था यहाँ बैठी है, और यहाँ बैठी है तो दुनिया में हर चीज़ कैसे दिखाई देगी फिर? या तो पवित्र है या प्रदूषित है। अब कितनी पवित्र है कितनी प्रदूषित है, इसमें अपना दिमाग हम लगाएंगे। आई बात समझ में? सार्वभौमिक हिंदू विश्व दृष्टि क्या होती है, समझ में आई बात है? और वो है ये विचार। तो क्या लिखना था कि संस्कृतिकरण की अवधारणा इस विश्व दृष्टि का क्या करती है? विरोध करती है, ठीक विपरीत है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया तो लोग बोला सर आपने तो पढ़ाई नहीं, पता नहीं क्या समझ, तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, पूछा क्या है, ये पूछा गया था। तो बाकी विपरीत है, क्योंकि विश्व दृष्टि क्या कह रही है कि जो जितना इम्प्योर है वो नीचे जाता जाएगा, जो जितना प्योर है वो ऊपर आता जाएगा। अब हमने अभी क्या कहा, संस्कृतिकरण क्या है कि निम्न जातियां धीमे धीमे ऊपर जा रही हैं। क्या ये संभव है इस दृष्टि के अनुसार? हम कभी मानेंगे इसे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। जो आदमी जाति के विचार से इतना ज़्यादा प्रभावित हो वो कभी नहीं मानेगा कि निम्न जाति उठकर ऊपर आ जाए, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, संभव ही नहीं है उसके लिए। ठीक है, ये है लुई ड्यूमांट के आधार पर हमने इस कथन को समझा है। क्योंकि बात संस्कृतिकरण चल रही थी, मुद्दा आ गया किसका? वैश्विक हिंदू विश्व दृष्टि का, विश्व दृष्टि का। तो मुझे सारी बातें समझानी पड़ी, यानी यहाँ लुई ड्यूमांट भी हमने तैयार कर दिया अपना। ठीक है, तो संस्कृतिकरण पढ़ते पढ़ते कुछ विचार लुई ड्यूमांट संबंधी तैयार हो गए। ठीक है, चलिए और संस्कृतिकरण क्या है वो भी देख लीजिए। ठीक है, संस्कृतिकरण का संदर्भ लिखेंगे। संस्कृतिकरण का संदर्भ एवं भारतीय संस्कृति के दायरे में होने वाले परिवर्तन का बोध कराता है। बोध कराता है। एवं शब्द आपको काटना होगा, सेंटेंस मिसमैच हो रहा है। भारतीय संस्कृतिकरण का संदर्भ क्या करता है? का संदर्भ एवं काट के भारतीय संस्कृति के दायरे में होने वाले परिवर्तन का बोध कराता है। सेंटेंस हैवी है लेकिन मीनिंग बहुत आसान है। और वो तब समझ आएगा जब मैंने आपको पहला शब्द क्या बताया था, संस्कृतिकरण किस चीज़ को दिखाता है? उद्देश्य होता है संस्कृतिकरण की अवधारणा के 3 उद्देश्य होता है। बताइए कौन कौन से? एम श्रीनिवास ने अवधारणा से क्या क्या समझाने की कोशिश की? अभी बताया था, क्या लिखा था? ये लिखा था। मैंने कहा भारतीय सामाजिक, हाँ हाँ, और अंत में नहीं माना जाए तो क्या होगा? सामाजिक। ये लिखा है आपने कि संस्कृतिकरण को जो पढ़ ले, समझ ले, वो क्या दिखा देगा? भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, तो जो उद्देश्य है वो इस विशेषता से मैच करता हुआ समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, संस्कृतिकरण का विरोध उच्च जातीय प्रभु जाति के द्वारा किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उच्च जातियों की प्रतिक्रिया क्या है इसमें? जवाब क्या होगा? विरोधी प्रतिक्रिया है। यानी वे किसी भी रूप में, अभी मैंने बोला ना, जिसका मतलब क्या निम्न जाति समर्थन करती हैं? बिल्कुल नहीं होता। मैंने अभी बोला कि निम्न से निम्नतम जाति के पास चले जाइए, वो दिखा देगा कि वो सामने वाला मुझसे भी निम्न है। यानी वो भी, जबकि वो दुष्प्रभावित है, उसको नुकसान झेलना पड़ रहा है इस व्यवस्था का, इसके बावजूद भी अपने से नीचे को किसी को दिखाने के लिए तैयार है। इसका मतलब वो भी मुक्त नहीं है विचार से। तो लोगों को लगता है ना कि इसमें केवल ब्राह्मणों को फायदा है, तो ब्राह्मण इस विचार से प्रभावित है। बिल्कुल नहीं। निम्न से निम्न जाति भी इससे दुष्प्रभावित, इसके प्रभाव से दुष्प्रभावित है, लेकिन फिर भी इससे मुक्त नहीं इस विचार से। अगर मुक्त होती तो क्या मान लेती? ये ही बोलती थी कि भैया हम निम्न नहीं है, क्षेत्र में हमसे निम्न भी ये है, इनसे जाके मिली, ये निम्न मिलेगा। वहाँ जाएंगे भाई झूठ बोल रहा है, वो है निम्न, मैं तो उच्च हूँ उससे, यानी वो भी प्रभावित है। तो
जाति व्यवस्था का खात्मा क्यों नहीं होता, ये बड़ा रीज़न। संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी संविधान भारत में जाति व्यवस्था का खात्मा क्यों नहीं हुआ? इसी वजह से ये जो लाभ ले रहे थे उनको तो लाभ मिल ही रहा था, तो ख़त्म करेंगे क्यों? जिनको दुष्परिणाम झेलने पड़े वो भी कहीं ना कहीं इस विचार से प्रभावित रहे और उससे मुक्त हो ही नहीं पाए। ठीक है, तो अगली विशेषता क्या लिखी आपने कि उच्च जातियों द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा है, इसलिए कुछ विद्वान इसको प्रक्रिया मानने से मना करते हैं। ये भारतीय समाज की एक सतत प्रक्रिया नहीं हो सकती, सतत प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि इसमें विरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसमें विरोध ज़्यादा हो रहा हो, क्या वो प्रक्रिया समानता चल सकती है? नहीं चल सकती। तो क्वेश्चन यूपीएससी में भी बना और आपके ऑब्जेक्टिव्स में बनता है कि क्या संस्कृतिकरण एक सतत प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं। यद्यपि अभी क्या बोला है पढ़ेकर ने, हमेशा से देखने को मिला है, लेकिन फिर भी हम इसे प्रक्रिया या भारतीय समाज का एक नियम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जो परिवर्तन पणिक्कर साहब कह रहे हैं वो हमेशा कहाँ पर आए हैं? शासक वर्ग के तौर पर, वहाँ देखने को ज़्यादा मिले हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाहर से आने वाली कोई भी जाति आज तक ब्राह्मण बन पाई? संभव नहीं। सब कुशाण हूण या तो क्षत्रिय बन गए हैं या निम्न में चले गए, हार गए तो निम्न में गए और जीत गए तो उच्च में आए, अन्यथा और कोई जगह नहीं मिली होगी। और ये अनुमति भी किसने दी? ब्राह्मण। इसलिए अगर प्रक्रिया होती तो फिर बाहर के आने वाले लोगों का परिवर्तन कहाँ होता? ब्राह्मणों में भी तो होता, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो इसे प्रक्रिया मानने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि पणिक्कर भले ही कह रहे हों, खुद एम एस श्रीनिवास मानते हैं कि प्राचीन काल से, वैदिक काल से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो ये विशेषता आपकी तैयार है। ठीक है, और एक दो विशेषता लिख लेते हैं। योगेंद्र सिंह के अनुसार यह एक प्रत्याशित समाजीकरण है। योगेंद्र सिंह के अनुसार इट्स अ एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन प्रत्याशित समाजीकरण है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे कि किसने संस्कृतिकरण को एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहा है? तैयार कर लीजिए। योगेंद्र सिंह कहते हैं। क्या वो गलत कह रहे हैं? नहीं, हम भी मानते हैं कि बिल्कुल क्या है वो सही है। और ये व्यवस्था क्या दिखाती है? प्रत्याशित समाजीकरण। अब आप परेशान हो रहे होंगे कुछ लोग कि ये होती क्या है। तो प्रत्याशित समाजीकरण की जो अवधारणा है वो बेसिकली भारत में या कहीं भी संदर्भ समूह में देखने के संदर्भ में, संदर्भ समूह की अवधारणा जो भारत आप पढ़ते समाजशास्त्र में, रेफरेंस ग्रुप अवधारणा में वहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो होता क्या है, इसको भी लगेगा कहीं समझ लीजिए। ठीक है, प्रत्याशित समाजीकरण क्या चीज़ होती है? तो जब कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह आगामी जीवन में या जिसको अपना आदर्श मान रहे हैं, आगामी जीवन को प्राप्त करने के लिए या जिसे वो आदर्श मान रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए पहले से या पूर्व से ही स्वयं को उसी अनुरूप ढालने लगते हैं, अनुकूलन करने लगते हैं। यानी ये अनुकूलन की प्रक्रिया हुई। तो एक प्रश्न अलग से बनता है कि प्रत्याशित समाजीकरण क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया है। बहुत सिंपल उदाहरण है, दो लिखिएगा, दोनों से आपको बात समझ में आएगी। एक, भारतीय समाज में सामान्यतः लड़कियों को अपने पिता के घर शादी से पहले क्या कहकर तैयार कराया जाता था, या आज भी ग्रामीण या
परंपरागत क्षेत्र में देखने को मिलता है। उनकी जीवन का हर अंग क्या कहकर तैयार कराया जाता है? दूसरे घर में जाना है। तो कपड़े कैसे पहनो? जैसे वहाँ पहनने हैं। उठना बैठना कैसे होगा? जैसे वहाँ करना है ना? खाना कैसे बना? अभी क्या सीखना चाहिए? खाना बनाना है, पढ़ना, तो खाना बनाना जरूरी है तुम्हारे लिए। क्लियर है? तो जिस तरह से विवाह से पूर्व भारतीय समाज में, परंपरागत भारतीय समाज में लड़कियां ससुराल में जाने के लिए जो तैयारियां करती हैं जीवन भर शादी से पहले, तो वो क्या है उसका एंटीसिपेट किया कि मुझे ऐसा बिहेव करना पड़ेगा, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ठीक है। दूसरा उदाहरण लिखिए। अगर किसी व्यक्ति को आर्मी में जाना हो या आर्म फोर्सेस में जाना हो तो वो एनसीसी ले ले। जाना कहाँ है? आर्मी में। तैयारी कैसे करें उसकी? इसलिए आप देखते होंगे कि जो लोग एनसीसी में पीसी सर्टिफिकेट होते हैं उनको सीधा एसएसबी जाने के लिए होता है। रिटन क्वालिफाई करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट वो सीधा एसएसबी देने जा सकते हैं। इसीलिए क्योंकि मान लिया जाता है कि इनके पास जो फोर्सेस है उसकी काफ़ी नॉलेज पहले से ही है, डिसिप्लिन है, सब है। इनको तो बस केवल एक इनकी पर्सनैलिटी का फाइनल टेस्ट कर लीजिए और उनको अंदर दे देते हैं। तो जो वो कर रहे हैं 2 साल 3 साल कि वहाँ जाकर ये सब करना ही पड़ेगा, तो अभी से सीख लेते हैं। क्लियर है? ठीक वैसे ही जैसे कि आपको कुछ लोगों को टीचर बनना है तो क्या करें? बीएड करा दिया जाए, तो वो औपचारिक हो गया, लेकिन वो भी प्रत्याशित समाजीकरण हुआ। क्लियर है? तो जाति व्यवस्था में भी यही हो रहा था कि निम्न जातियां प्रत्याशित कि हम कल को ब्राह्मणों जैसे या अन्य जातियों की जैसे हो जाएंगे, तो हमें ये व्यवहार, अभी लिखा था मैंने, बदलना पड़ता है। अपने खराब व्यवहार, खराब मतलब जो प्रदूषण संबंधी विचार है वो छोड़ने पड़ते हैं और पवित्र संबंधी विचार अपनाने पड़ते हैं। यही होता है भाई। जिसको ओलंपिक में जाना हो, क्या वो फूडी हो सकता है? और हो भी रहा है तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा। और अपनाना क्या पड़ेगा? बहुत न्यूट्रिशियस लेकिन हेल्दी लाइफ। तो ये है एंटीसिपेटरी। इसका मतलब हम ये युगल सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृतिकरण से अगर प्रश्न पूछा जाए, जो मैंने आपको 3 अवधारणाएं दी थी कि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण, इनमें से संदर्भ समूह की अवधारणा के कौन पास में है? तो लड़की के लिए ससुराल क्या है? संदर्भ समूह। एनसीसी वाले लड़के या लड़की के लिए आर्मी क्या है? संदर्भ समूह। ठीक है। जो बीएड कर रहा है उसके लिए टीचिंग क्या हो गया? तो जहां आप जाना चाहते हो उसकी तैयारी करके चल रहे हैं अभी से, तो आप जहां जाना चाहते हो आपके लिए संदर्भ समूह हो गया। तो कह सकते हैं कि एम एन श्रीनिवास की अवधारणा मर्टन के स्टाउफर के संदर्भ समूह की अवधारणा से प्रभावित है। मर्टन ने जो बात सामाजिक संदर्भों में समझाई, स्टाउफर ने सोल्जर्स के संदर्भ में समझाई, हर्बर्ट हाइमन ने समझाई, उसी को प्रयोग करते हुए एम एन श्रीनिवास ने भारतीय समाज में जाति व्यवस्था में उसे लागू कर दिया। ये प्रश्न अपने आप में बना है। तो संदर्भ समूह हमें अलग से पढ़ना भी है, जिसमें मैंने 3 विचारकों के नाम आपको दिखाए, मर्टन, स्टाउफर और हर्बर्ट हाइमन। पैट क्वेश्चन है, मतलब एकदम किसी भी एग्जाम का एक पैट क्वेश्चन बनता है अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम कोई देने जा रहे हैं तो। क्लियर है? तो आप मान सकते हैं कि हाँ, ये संदर्भ समूह की अवधारणा को इंगित करता है। ठीक है। अब ध्यान रखिएगा कि यह अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं हुई। कई लोगों ने आलोचना की, तो उनसे आपको उनकी आलोचना भी समझनी पड़ती है। तो पहले एम एन श्रीनिवास से देखते हैं, जो कि लास्ट विशेषता से आलोचना शुरू हो जाएगी। तो उनकी अंतिम विशेषता उन्होंने बताई, खुद ही मान लिया कि यह भारतीय जाति व्यवस्था में पदमूलक परिवर्तन को दिखाती है। कौन सा परिवर्तन है ये?
पोजिशनल चेंज है। तो जो लोग इंग्लिश में लिख रहे हैं वो उसे पद मूलक लिखें, पद मूलक परिवर्तन है, ना कि संरचनात्मक परिवर्तन, न कि संरचनात्मक परिवर्तन। अर्थ समझिए इसका। अभी तक ये लग रहा था कि बाकी ही जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं, नीचे से ऊपर लोग आ रहे हैं, स्वीकार हो रहे हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो क्या कहा था, ऊपर वाला कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि नीचे वाला आकर साथ में बैठ सकता, करेगा? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ब्राह्मण के लिए संभव नहीं है कि किसी बाहरी को वो अपने साथ स्वीकार कर ले कि वो ब्राह्मण बन गया, और वो भी इस उच्च कोटि का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्या है, प्योरता का दावा करता है। ठीक है, वैसे संदर्भ में एक कहानी और मिलती है, लेकिन वो डिमांड की कहानी नहीं है। ये माना जाता है कि ब्राह्मण इसलिए सर्वोच्च हैं, पदक्रम में सबसे ऊंचे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने सबसे कम अंतरजातीय विवाह किए। ये भुरिये जैसे लोगों का मानना था। तो आर्य जब भारत में आए तो 3 वर्णों में विभाजित थे, ब्रह्म, क्षत्र और वैश्य। ठीक है, तो जब वो कबीले थे भारत आए तो यहाँ के, चूंकि यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे, तो यहाँ के लोगों से विवाह भी करना था। तो मनु कहता है कि आर्य को अनुलोम विवाह करने चाहिए, प्रतिलोम नहीं करने चाहिए। यानी आर्य अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या शब्द होता है, क्या अर्थ होता है आर्य शब्द का? श्रेष्ठ होता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। और यहाँ के लोगों को मलेशिया घृणा की दृष्टि से देखते हैं। लेकिन अब कबीले में महिलाएं तो कम आएंगी या ज़्यादा आएंगी? जब वहाँ से चलेंगी तो कम आएंगी, पुरुष ज़्यादा होंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ की महिलाओं से संबंध बनाने पड़े, विवाह करना पड़ा। तो अनुलोम तो किया, यानी लड़की ले तो ली लेकिन दी नहीं, क्योंकि देने से तो पोजीशन डाउन हो जाती, जाहिर से लड़की वाले की हमेशा से होती। तो इसलिए मनु कौन से विवाह का समर्थन करेगा? अनुलोम का, प्रतिलोम का करता है विरोध। अनुलोम में भी ये हुआ, भुरिये बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जिसने अनुलोम विवाह जिस जाति ने किए उसका ब्लड कैसा हो गया? इम्प्योर, आ गया नीचे। और ब्राह्मणों ने सबसे कम अंतरजातीय विवाह किए तो ब्लड रहा प्योर, वो रहे ऊपर। ठीक है, तो प्रदूषण और पवित्रता का विचार ड्यूमांड का भी और भुरिये का, लेकिन कंटेक्स्ट अलग अलग है, ध्यान रखना। एक का कंटेक्स्ट व्यवसाय यानी काम से हर जगह से बटा हुआ था, सफाई से और उन सबसे बट रहा है। ये क्या कह रहे हैं? केवल रक्त शुद्धता की बात, ब्लड प्योरिटी के संदर्भ में प्रदूषण और रक्त की शुद्धता की बात करते हैं। भुरिये दोनों के शब्द कॉमन हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन संदर्भ दोनों का अलग अलग रखना है हमें। आगे समझ में आता? हम आप यहीं से आलोचना ले लेते हैं। कहाँ एम एस श्रीनिवास पहले कह रहे थे जाति व्यवस्था में गतिशीलता दिख रही है, परिवर्तन हो रहे हैं और सब ठीक चल रहा है। अब खुद ही क्या कहने लगे कि जिससे पद बदल सकता है, संरचना में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस पर इस कथन का अर्थ समझ लीजिए कि संरचना पद बदलेगा, किसका? जो कि दावा कर रहा है। कहाँ बदलेगा दावा? पद अपनी ही जाति में। अर्थात अगर कोई एक्स जाति का व्यक्ति संस्कृतिकरण करता है तो हो सकता है कि अपनी जाति में थोड़ा सा स्तर उसका ऊंचा हो जाए, या उससे निम्न जाति के लोग भी क्या करने लगे, थोड़ा सम्मान उसे देने लगे, क्योंकि पहले से उच्च था और अब अच्छे अच्छे ब्राह्मणों से काम करने लगा तो और अच्छा हो गया वो। या ब्राह्मण क्या करेंगे इसके खिलाफ? क्योंकि ये मांस वगैरह नहीं खा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो ब्राह्मण कहेंगे ये है तो सारे ही निम्न, है ना, लेकिन ये सबसे अच्छा निम्न है। तो अगर कोई सर्विस लेनी होगी तो पहले प्रेफरेंस किसको देंगे? वो इस सबसे अच्छे वाले निम्न को देंगे। लेकिन रोटी बेटी का संबंध बनाएंगे? ये संभव नहीं। रोटी बेटी मतलब ना तो खाना साथ खाएंगे और ना ही विवाह करेंगे, जिससे रक्त शुद्धता क्या होगी? मेंटेन बनी रहेगी, ब्लड प्योरिटी मेंटेन बनी रहेगी। बात समझ आ गया यहाँ तक? ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब पद बदल गया, संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मण ब्राह्मण रहा, उसने आने नहीं दिया तुमको, क्षत्रिय क्षत्रिय रहा, उसने बहुत कम आने दिया, यानी संरचना अभी भी वही की वही है, कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा। ब्राह्मण हमेशा से उच्च थे, तो संस्कृतिकरण के बाद भी क्या रहे? किस स्तर पर? संस्कार के मामले में।
संस्कार के मामले में किसी को कोई परमिशन नहीं थी कि हम निम्न जाति या गैर जाति के व्यक्ति आगे कहे कि लाओ वेद पढ़ा दो। इसलिए ब्राह्मणों ने हमेशा वेद पढ़ाने का निम्न जातियों क्या कर दिया, मना। एकलव्य का उदाहरण है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य अगर उसे सिखा देते, किसको, एकलव्य को, तो ब्राह्मण होने का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। किसको नुकसान तो होना था, क्षत्रियों को नुकसान होना था। समझ बात को। लेकिन मुश्किल यही है कि एक ब्राह्मण अगर क्षत्रियों को लेट डाउन करता है तो निम्न जातियों ऊपर आती है। कल खतरा किसको होगा, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा। और ये बात अनायास नहीं थी, आज भी क्वेश्चन बनेगा और देखने को मिलता है कि जितने भी भारत में सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए, निम्न जातियों के आंदोलन हुए, सब ब्राह्मणों के विरुद्ध क्यों हुए, है ना। चाहे आप ज्योतिबा फुले का ले लीजिए, फिर आप चाहे नायकर का, चाहे पेरियार का, सॉरी क्या नाम उसका, ज्योतिबा और था नाम, नारायण गुरु का, है ना। कोई भी आज भी देख लीजिए, अगर निम्न जाति का अगर आक्रोश सबसे ज्यादा है तो ब्राह्मणों की होती है। सामने नहीं आता, लेकिन वह विचार व्यवस्था में चीज सामने दिखती भी, और गलत सही नहीं लेकिन है, और वो स्वाभाविक है, मानव स्वभाव है कि अगर आप किसी एक आधार पर उच्च और निम्न हैं तो इसको आपसे कम प्रॉब्लम होगी, इसको इससे कम प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक ही स्टेप का तो अंतर है। सबसे प्रॉब्लम किसको होगी, जो सबसे नीचे, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, वो इनको जिम्मेदार थोड़ी ना मानेगा। और वाकई ब्राह्मणों ने निम्न जातियों को रोक के रखा, हर वो नियम बनाया जिससे कि वो उनके साथ आ ना सके, तभी वो अपनी स्थिति को सर्वोच्च रख पा रहे हैं। ठीक है। और ऐसा नहीं कि केवल काम दुनिया में भारत ब्राह्मणों के, दुनिया में जिसको भी सर्वोच्च स्थान मिला है उसने हमेशा निम्न को आने से रोकने का प्रयास किया है। क्योंकि ब्राह्मणों को आधार क्या मिल गया, धर्म का, इसलिए वो ज्यादा सफल रहे। भाई कोई भी राजा चाहे आम जनता से उठ के पहुंचा हो, क्या अपने स्थान पर दूसरे को राजा बना देता है क्या? ये तो मानव स्वभाव है कि जो टॉप पर होगा वो नीचे वाले को क्या करेगा, आने से पक्का रोकेगा। तो बाकी सफल क्यों नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने तलवार के दम पर ऐसा किया। तो तलवार बदल गई तो शासन बदल गया। ब्राह्मणों ने अच्छा दिमाग चलाया, क्या लगाया, विचार। तलवार तो बाद में उठाएंगे, पहले दिमाग में क्या डाल दो, विचार। कि तुम निम्न हो, तुम अछूत हो, तुम दलित हो, तुम्हारे पास तो वो स्टेटस ही नहीं, सोचना भी बेकार है, क्योंकि तुमने पिछले जन्म में क्या किए हैं, बुरे कर्म। इस जन्म में तुम चाकर भी क्या नहीं बन सकते, ब्राह्मण। थोड़ा कुछ तो भला कर दो, करे ऐसा करो, हमारी सेवा करो, तो शायद अगले जन्म में कुछ बेहतर हो जाए। तो जिस व्यक्ति को बचपन से ये सुनते आ रहा हो कि मेरी स्थिति बदलाव हो ही नहीं सकता, जो होगा आगे क्रम में होगा, तो क्या वो परिवर्तन या विरोध की बात करना सोचेगा भी, अगर वो परंपरागत व्यवस्था में विश्वास रखता है तो। लेकिन जैसे आधुनिक शिक्षा आई, लोगों को पता लग गया कि सब ब्राह्मणों का क्या है, आडंबर। साइकोलॉजिकल गेम था जो धीमे धीमे क्या होने लगा, टूटने लगा, और काफी हद तक टूट भी। ठीक है। तो इस थ्योरी में या ब्राह्मणों के इस कंसेप्ट में उन्होंने हर चीज का प्रयोग किया। क्षत्रियों को हमेशा अपने फेवर में क्यों रखा, तो बचाएगा कौन? क्योंकि समाज में जितना ऊपर जाते जाएंगे अल्पसंख्यक होते जाएंगे। जितना टॉप जाएगा, टॉप ऐसे तो बनता है, तो जो टॉप पर होगा वो माइनर होगा कि मेजर होगा? मेजर कहाँ मिलेगा? तो क्रांति की संभावना कहाँ ज्यादा है? लेकिन फिर भी क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इतना ज्यादा सप्रेस मेंटली परिस्थिति है कि यू आर नथिंग। इस जन्म में तो भूल ही जाओ, अगले जन्म किसने देखा है? तो ब्राह्मणों को पता है अगले जन्म में ऐसी कुछ कहानी तो होती नहीं, बना भले ही उन्होंने कि मोक्ष मिलेगा और अगले जन्म में ये बनेंगे वो बनेंगे। तो चाहकर भी निम्न जाति क्या नहीं कर सकती, पितरों के बारे में सोच नहीं सकती। उल्टा ब्राह्मण अगर बात भी कर ले तो लगेगा भैया इस जन्म में तो सबसे अच्छा काम यही हुआ है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप हर उस साहित्य को पढ़ेंगे तो ये सोच वहाँ पर मिलेगी। मैंने जैसे कहा, सही गलत की बात नहीं है। समाजशास्त्र में जो टीचर बोलता है इसका मतलब नहीं कि वो उसका समर्थन करता है, वो तो जो चल रहा था एक्चुअल है, उसकी कहानी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। मैं खुद ब्राह्मण हूँ, लेकिन जाति व्यवस्था का सबसे ज़्यादा विरोधी मैं करता हूँ, लेकिन ऐसा लगे कि मैं उसका समर्थन में हूँ। ठीक है, बिल्कुल नहीं। खराब थी, खराब है और खराब ही मानी जाएगी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं।
ठीक, कई कारणों से। तो विद्रोह क्यों नहीं हुआ? इसलिए ड्यूमा गलत नहीं बोलता कि भारतीयों के यहाँ बैठिए, इनको तो लाभ हो रहा है इसलिए तो बैठाएंगे अपने दिमाग में, और इनको इस तरीके से बिठाया कि उसके बाद वो सोच भी नहीं पाए। तो लंबे समय तक ये क्रम चलता है। तो जब तक कोई बाहरी आकर झकझोर नहीं देगा, जो कि अंग्रेजों ने झकझोरना शुरू किया, तब तक होश आएगा नहीं कि आगे सही क्या और गलत क्या। तो मार्क्स ठीक कहता ना, धर्म मनुष्य के लिए क्या है? अफीम। तो अगर सर्वोच्चता का दावा करना हो तो आप परंपरागत रूप से धर्म का सहारा ले लीजिए, लेकिन अब लोग हो गए स्मार्ट, तो वो धर्म की बात समझ जाते हैं कि ट्रिक है इसमें कुछ ना कुछ। इसलिए पूंजीवाद ने क्या किया? आपके अंदर अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिए विचारधारा ही आधार बनाई। आज भी विचारधारा ही क्या कर सकती है? आपको इस तरह से तैयार कर सकती है कि आप नीचे ही रहेंगे और फिर भी अपने आप को धन्य मानेंगे कि ऊपर वाले ने मुझे, जो मुझसे ऊपर है, उसकी कृपा है कि मैं नीचे हूँ। उसके शोषण को भी क्या मानेंगे आप? जस्टिफाई। ये सब ईश्वर ने किया है, कोई समस्या नहीं। तो पूंजीवाद क्या करता है? इस चीज को आज की शिक्षा के माध्यम से जस्टिफाई कर देता है। कम पढ़े लिखे हो तो कम जॉब, आप बोलोगे ठीक है, नहीं पढ़े तो अच्छी जॉब नहीं मिलने वाली, आप संतुष्ट रहते हैं, ठीक है, बात बन जानी चाहिए। लेकिन पढ़ने क्यों जाते हैं? पैसे के लिए। अच्छा स्कूल, अच्छा संस्थान, अच्छी कोचिंग, अच्छा टीचर कौन है? जो करोड़ों का पैकेज दिलवा दे। IIM IIT क्यों डिमांड है? क्योंकि वो आपको करोड़ों का पैकेज दिलवा दे। ये तो अच्छी पहचान बन गई। आज गुणवत्ता क्या बताती है कि वहाँ से कितने लाख का पैकेज मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग बनती है, भारत के 3 या 4 संस्थान 200 में आने में भी लड़ना पड़ता है, 200 पहले 200 में आ जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ गणना होती है कि आपने क्या नया किया है ज्ञान के नाम पर। तब हम कहाँ जाते हैं? 180, 185, 150 पर रह जाते हैं। क्योंकि वो मूल्यांकन तो शिक्षा का वास्तविक मूल्यांकन हुआ कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, आपके IIM में कितना इनोवेशन का काम कर रहे हैं आप, जो शिक्षा में या ज्ञान में आपने कितना योगदान दिया है। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? पैसा कमा रहे हैं, पैसे की काउंटिंग शिक्षा के लिए। टॉपिक समझ रहे हैं? तो विचारधारा हमेशा क्या करती है? जिसके पास आ जाए वो दूसरे को उसे अपने सबऑर्डिनेशन के लिए यूज करता है। क्योंकि अगर उसे टॉप पर जाना है तो आपको अपने अधीन रखना ही पड़ेगा उसे, नहीं तो आप उससे ऊपर रख देंगे। तो उसे पता है कि आपके हाथ में तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए वो आपके प्रति क्रूअल बना रहता है हमेशा। बात समझ आ रही है? अभी DM साहब आए आपके आसपास, सर सर सर, और DM साहब कंधे पर हाथ रख दें तो तुरंत आप सेल्फी खींचेंगे और डाल देंगे। कुछ फुर्सत नहीं पड़ी DM साहब के साथ, है ना? गोल्डन मूवमेंट विद CM DM। क्या दिखा रहा है? ये मानसिकता है ना, वो गुलामी की मानसिकता है कि हमसे जो सर्वोच्च है वो अगर हमारे साथ बात भी कर ले तो मुझे लगता है कि हम धन्य हो गए, जबकि है तो वो इंसान ही। विचारधारा गुलामी का सबसे सशक्त माध्यम है। मार्क्स ने भी यही कहा कि मजदूर क्रांति क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि छद्म चेतना अर्थात विचार का गुलाम बना रहा है, और क्रांति होने नहीं दी। और क्रांति हुई तो तब भी किसकी वजह से हुई? वास्तविक चेतना की वजह से। बिना चेतना के क्या नहीं हो सकता? ना तो आप किसी को गुलाम बना सकते हैं और ना वो गुलाम किसी से आज़ाद हो सकता है। दोनों को क्या चाहिए? अर्थात विचारधारा चाहिए, बदलाव चाहिए, विचारधारा अपनानी चाहिए। स्थायी करना है किसी पर तो विचारधारा अपना। तो किसी को आज के टाइम में डंडे से मत मारो, बंदूक से मत मारो। नक्सली बंदूक कैसे उठा रहे हैं? केवल विचार। तालिबान आज तरह खूंखार कैसे बना? केवल विचार से। तो जिसको तालिबान से संबंध नहीं है, अगर वो भी समझ ले, कोई रास्ते से भटका हुआ मुसलमान की इस्लाम खतरे में है, अगर तालिबान प्रचारित कर दे इस बात को, है ना, और 2-4 मुसलमानों को किसी के द्वारा मारते हुए दिखा दे, यूट्यूब पर डाल देता है, तो 17-18 साल लड़का भी भारत में बैठा बैठा क्या हो जाता है? वो भी तालिबान में। सेम हिंदुओं के साथ भी है कि अगर कोई लड़का हिंदू पिटता मरता दिखाया गया किसी मुस्लिम एरिया में, तो फिर वो लड़का भी क्या हो जाएगा? हिंदूवादी हो जाएगा। केवल एक विचार है जो इतनी बड़ी रिवॉल्यूशन आपके अंदर लेकर आ सकता। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या, ब्राह्मणों ने बड़ा स्मार्ट काम किया, हर काम स्मार्ट का है
कि आप तक कैसे पहुंचा, तो उन्होंने फिर से शिक्षा को आधार बनाया। तो धर्म का भी ठेकेदार कौन है? ईश्वर से किसके माध्यम से मिलोगे? के माध्यम से। उसका ज्ञान कौन देगा? बोलो मैं ही दूंगा। मिलवाऊंगा भी मैं, रास्ता भी मैं ही दिखाऊंगा। ले भी कौन जाएगा साथ में? तो इसलिए कहते हैं ना, बिल्ली ने शेर को सब सिखाया लेकिन पेड़ को चढ़ना नहीं सिखाया। तो अगर पेड़ पर चढ़ना सिखाती तो क्या होता? तो शेर का नंबर जल्दी आता चढ़ने के मामले में। एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये सब ब्राह्मणों की ना तो बुराई है ना अच्छाई, ये केवल हुआ था वो हमने आपको। खैर, अब हम संस्कृतिकरण की आलोचना करने वाले हैं। यानी ये तो तय होगा कि एम.एन. श्रीनिवास खुद संतुष्ट नहीं है इस अवधारणा से। उन्होंने मान ही लिया कि इससे कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, संरचना में बदलाव आ जाए ऐसा देखने को नहीं मिलता। निम्न स्तर पर थोड़े बहुत बदलाव आते हैं लेकिन पूरी संरचना पर कोई मूल्य प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो जो आदमी खुद अवधारणा दे रहा हो और खुद ही उसमें संतुष्ट नहीं है, डाइसी उसके लिए, तो आलोचना तो यही होगी कि साहब वो अपने विचार पर संतुष्ट नहीं है। लेकिन वो प्रश्न आपके लिए बनता नहीं है। अब बाकी लोगों ने क्या कहा है वो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। चलिए, कुछ लोगों ने इसके विरोध में असंस्कृतिकरण का विचार दिया है। असंस्कृतिकरण अर्थात डिसंस्कृताइजेशन। असंस्कृतिकरण का विचार। कुछ लोगों ने इसको विसंस्कृतिकरण भी कह दिया है। अर्थात उल्टा, कि उच्च जातियां भी निम्न जातियों के लक्षण को अपनाती हैं। जैसे कि उच्च जातियां आज आप देख रहे होंगे या काफी पहले से कि वो भी मदिरापान अब या मांस भक्षण करने लगी हैं। उनमें भी वो पतन के लक्षण, पतन का मतलब निम्न जातियों के लक्षण भी दिखने लगे हैं। तो ये भी संस्कृतिकरण। ठीक है। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया कि एम.एन. श्रीनिवास का विचार एक समय विशेष में तो प्रासंगिक लग रहा है, लेकिन कई जातियां तो इसके स्थान पर इसको अपनाना ज़्यादा समझती हैं। जैसे आज अगर किसी निम्न जाति के व्यक्ति को उच्च होना हुआ तो ब्राह्मण होना चाहेगा या क्या वो सीधा अंबानी बनना चाहेगा या डीएम बनना चाहेगा? क्या ऑप्शन है उसके पास? अच्छा, जरूरी थोड़ी कि निम्न जाति के व्यक्ति बदलेगा तो संस्कृतिकरण भी बदलेगा, अपना वो काम बदल देगा वो। तो आज के समय में संस्कृतिकरण कम, पश्चिमीकरण। यानी भारतीय जाति व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में परिवर्तन दिखाना हो तो संस्कृतिकरण से बड़ी अवधारणा क्या है? पश्चिमीकरण करना, जो खुद एम.एन. श्रीनिवास लेने वाले। ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि संस्कृतिकरण का विरोधी विचार क्या क्या हो सकता है? तो विसंस्कृतिकरण है, विसंस्कृतिकरण है, पश्चिमीकरण है, विश्वव्यापीकरण है। अब तो लोग पश्चिम भी नहीं होना चाहते, क्या होना चाहते हैं? ग्लोबल होना चाहते हैं। तो और आगे जा रहे हैं वो। ठीक। के.एम. कालिया, के.एम. कालिया जैसे विचारकों ने क्या कर दिया? कहा कि ब्राह्मणीकरण की जगह क्षत्रियकरण कहना ज्यादा उचित होगा। क्षत्रियकरण कहना ज्यादा उचित होगा, क्योंकि जितनी जातियां आई वो क्या बनी? ज्यादातर क्षत्रिय बनी। तो क्वेश्चन बनता है क्षत्रियकरण की अवधारणा किसने दी? कालिया की। ठीक है। तो ये है आपका संस्कृतिकरण संबंधी विचार। फिर भी आलोचनाओं के बावजूद हम ये मान सकते हैं कि जाति व्यवस्था निश्चित रूप से रूढ़ व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन कम हुए हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था बिल्कुल ही बंद रही। बात समझ, भारतीय समाज या जाति समाज आज भी बंद व्यवस्था का लक्षण है। किसका लक्षण है? स्तरीकरण की बंद व्यवस्था का, अर्थात उसमें गतिशीलता नहीं पाई जाती। ये हमारा अंतिम निष्कर्ष है।
लेकिन इसके बावजूद भी जाति व्यवस्था में समय समय पर बहुत ऐसे परिवर्तन हुए हैं जो नोट नहीं होते, मतलब यू टर्न देखने को नहीं मिलेगा, ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन परिवर्तन तो हुए हैं। हमारी बात समझ में? अन्यथा जितनी विदेशी जातियाँ आई, जैसे भारत में यहाँ तक कि मुसलमान भी क्या अपना चुके हो, जाति व्यवस्था। दक्षिण भारत की कई जगह पर ईसाइयों में भी क्या मिलती है, जाति व्यवस्था मिलती है। क्या वो भारतीय हैं? नहीं है। बस इस्लामिक सब लोग भारतीय, कल्चर में भारतीय हैं, लेकिन धर्म तो भारतीय नहीं है, हिंदू तो नहीं है। इसका मतलब निश्चित रूप से जाति व्यवस्था का विस्तार तो हुआ, ठीक है, लेकिन इससे जाति व्यवस्था के जो मूल विचार है, संस्कार वाला विचार, उस पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि ब्राह्मणों ने सर्वोच्च स्थिति पर कोई आंच नहीं आने दी, चाहे जैसे किया हो, लेकिन उन्होंने काम सफलता से बनाया। अगर एक बार ब्राह्मण रिप्लेस हो जाते तो संस्कार का स्थिति ऊंची नीची हो जाती, तो निश्चित रूप से जाति व्यवस्था को क्या मान लिया जाता। तो एक दायरे में परिवर्तन देखने को मिलता है, पूरी समग्र संरचना में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलता। ठीक है यहाँ तक? तो ये है आपका संस्कृतिकरण संबंधी विचार।